गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल अपने लेक्चर में अपने वीडियो में क्या डिस्कस किया था? एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस किया था, उसके मीनिंग डिस्कस किए थे और उसके स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट और सेकंड स्टेप का हमने कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया था। हमने उसका पोर्शन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन डिस्कस किया था। तो मैं आपको इस आपकी बुक में जो था वो डायग्राम थोड़ा गलत बना रखा था, तो उसको मैं आपको एक बार सही करके बता देती हूँ कि वो डायग्राम आपका कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वो एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसको कैसे करना है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, देखो। फर्स्ट आपका एक्सपेंडिचर को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अंतिम उपभोग व्यय। ये बोलते हैं। और दूसरा पार्ट आता है आपके पास फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अंतिम निवेश व्यय। ये आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको तो हिंदी में बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा आता है आपके पास सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो है ये फर्दर आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट है आपका ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा है आपके पास चेंज इन स्टॉक। तीसरा है आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये है आपका एक तरीके से ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको आपकी बुक में गलत दे रखा है, इसलिए ये देख लीजिए अच्छे से, इसलिए आप यहाँ से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको वन बाय वन डिफाइन करती हूँ कि आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। तो देखो, आपका फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि प्राइवेट मतलब जो भी आपका निजी, जो भी आपके घरेलू बाज़ार में, आपके होम मार्केट में, आपके प्राइवेटली मतलब निजी व्यक्तिगत रूप में अंतिम उपभोग करने की गणना के लिए जो भी परिवार, उपभोक्ता परिवार तथा जो भी नॉर्मल कोई भी है उसके लिए जो भी अंतिम बिक्री की जाती है वही उसका क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग जो भी किसी भी प्राइवेट कंपनी से या फिर कहीं से भी कुछ भी परचेज़ करते हैं और उसके लिए लास्ट में कुछ भी पे करते हैं, कब पे करते हैं? जब उसको अपने यूज़ के लिए हम करते हैं, अपने यूज़ के लिए, खुद के यूज़ के लिए जब हम उसके लिए पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है। और अगर हम आगे फर्दर किसी और के लिए वो करते हैं तो वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन नहीं, प्राइवेट इंटरमीडियरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होगा हमारा प्राइवेट इंटरमीडियरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हम फर्दर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन जब हम उसको खुद के यूज़ के लिए लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसमें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो भी क्वांटिटी होती है उसको इसकी मार्केट में जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, और फिर उसको क्या किया जाता है, विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष कर में जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी आइटम्स शामिल होती हैं, एक तो जो उन परिवारों ने जो भी वस्तुएं परचेज की हैं वो, दूसरी जो भी मजदूरों को वेतन वस्तुओं के रूप में वेतन या मजदूरी दी जाती है वो, तीसरी चीज़ जो भी इनको उपहार वगैरह प्राइजेस वगैरह गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं वो, चौथी चीज़ इसमें उपभोक्ता परिवारों द्वारा विदेश से जो डायरेक्ट इन्होंने परचेज किया है अपने खुद के बिहाफ पे, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो ये थी हमारी प्राइवेटली, जो प्राइवेट के थ्रू करते हैं हम, प्राइवेटली जो जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जिसमें सीधा सीधा एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष में सरकार अंतिम उपभोग व्यय की जो गणना करते हैं वो इस अंदर आते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आइटम्स शामिल होती हैं, एक तो हम सरकार द्वारा जो भी वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं उस पे जो हम खर्चा करते हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है वो कर्मचारियों को दिया जाता है, तीसरा सरकार द्वारा विदेशों से जो भी सरकार के थ्रू परचेजेज होती हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ या जो भी शेयर्स बॉन्ड्स जो भी होती है वो सारी सरकार की क्या होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे गवर्नमेंट के। तो अब ये तो हमारा खत्म हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपका क्या आता है, जो भी हम इसमें स्टॉक में चेंज आता है या फिर जो भी हमारे किसी भी चीज़ में चेंज आता है, जो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल में चेंज आता है वो सब हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया, जो इमूवेबल होती है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी लैंड बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी मशीनरीज, कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं जिनको मूव नहीं किया जा सकता, इमूवेबल होती हैं, अगर वो वहाँ लग गई तो वो ज़मीन में ही लगती हैं, तो उसको उखाड़ना पड़ता है, फिर मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत मुश्किल से बहुत बहुत सालों के बाद उनको हटाया जाता है। ठीक है, इसमें आप दो पॉइंट्स देखोगे, एक तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का और एक आपकी एक्सपेंडिचर्स ऑन मशीनरी का। ठीक है, तो फिक्स्ड फर्स्ट आता है आपके पास ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन किसके ऊपर की जाती है या फिर किसकी होती है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन आपकी या तो बिल्डिंग की होती है या फिर आपकी जो मकान चल रहे हैं उनको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी अप्रोच की जाती है इससे रिलेटेड वो क्या होती है, कमोडिटी फ्लो अप्रोच बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है उसको, कमोडिटी फ्लो अप्रोच बोला जाता है उसको। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हम निर्माण कर रहे हैं उस निर्माण के थ्रू, उस निर्माण में हम क्या क्या एक्सपेंडिचर्स या फिर क्या क्या चीज़ें हम मटेरियल का यूज़ करेंगे, क्या क्या इनपुट्स हम लगाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपकी सीमेंट, स्टील वगैरह, ईंटें वगैरह, लेबर वगैरह, कैपिटल वगैरह, ये सब कुछ इसमें हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उनको क्या बोला जाता है, मटेरियल इनपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मटेरियल इनपुट बोला जाता है। और इसके बदले श्रमिकों को क्या मिलती है, लगान मिलता है, लगान, ब्याज, पारिश्रमिक और लाभ, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। जब इसमें नए निर्माण को जोड़ते हैं हम तो इन सारे व्यय को, खर्चों को इसमें जोड़ लिया जाता है। और कौन कौन सी इसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं, नए मकानों की जो हम खरीद करते हैं या फिर जो हमारे चल रहे होते हैं मकान, उन पे जो निर्माण कार्य चल रहा होता है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। दूसरी आती है हमारी जो हम रिपेयर्स वगैरह से रिलेटेड करते हैं, पुरानी इमारतों को, कमरे का निर्माण कर लिया हमने या फिर टोटल कुछ और कर लिया, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड आता है, वो कैपिटल रिपेयर्स के अंदर जाता है। ठीक है, एक अलग से हेड है इसका रिपेयर्स का, वो रिपेयर्स के अंदर जाता है। अगर हम नए हाउस को परचेज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लॉट को परचेज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो आती है हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसमें हम रिपेयरिंग करते हैं फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत करते हैं तो।
दूसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर क्या एक्सपेंडिचर होगा, मशीनरी के ऊपर क्या खर्चा लगाया जाएगा इसमें। फर्स्ट इसमें क्या होगा कि जो भी उसमें प्रचालित करने की जो भी कीमत होगी, मतलब उसको इंस्टॉल करने की जो भी उसमें कीमत लगेगी, एक तो वो होगी। दूसरी चीज़ इसमें आपकी जो भी मशीनरी वगैरह लगेगी, जो भी उसमें कीमत होगी उसकी, उसको उससे गुणा करके उसमें जोड़ दिया जाएगा, ताकि इसमें क्या करा जा सके, आपकी जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा है, जो भी लाने ले जाने का खर्चा है फिर, या जो भी लेबर वगैरह लगी है, ताकि इसमें इसके मूल्य को अच्छे से कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली क्या किस लिए ये की जाती है, जब हमें अपनी कैपिटल इंक्रीज करनी होती है। कैपिटल इंक्रीज कैसे करते हैं, जब हम अपनी कैपिटल में और कैपिटल ऐड करते हैं। अगर हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो हमारी नॉर्मल अर्निंग्स है, लेकिन जब हम मशीनरी को बार बार खरीद के उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि उससे हमारे प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन से हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि जो भी हमारे पास अभी स्टॉक है और जो भी हमारे पास पहले स्टॉक था उसमें जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी घटा है या बढ़ा है, वो हमें बताना है। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को यूज़ किया जाता है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो अभी है उससे जो हमारे पास पहले था उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो ये है हमारा चेंज इन स्टॉक। अब आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या आते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारी इनपुट्स और एक हमारी आउटपुट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब जो भी आपने हमारे देश से दूसरे देश में भेजी हैं सेवाएं या फिर वस्तुएं, उसमें से हम अपने देश में आने वाली सेवाओं और वस्तुओं को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है। अब इसमें एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स वो होता है जब हम एक देश से दूसरी देश में अपनी सेवाओं को भेजते हैं। जैसे हम भारत से विदेशों में सूती वस्त्र, चाय, कॉफ़ी, जूट आदि को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और इसमें कई प्रकार की सेवाएं भी, जैसे बैंकिंग, जहाजरानी, बीमा, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, अपने यहाँ से बाहर उनको भेजते हैं। तो वो हमारा क्या है, निर्यात का पार्ट है सब कुछ। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स क्या है, जब हम दूसरे देशों से अपने देश में कोई भी वस्तुएं या फिर सेवाएं मंगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट्स होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट परचेज़ करते हैं। किसी भी मशीन का परचेज़ करना है, अगर हमें किसी भी मटेरियल का परचेज़ करना है तो वो सब कुछ इसके अंदर आता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में जो भी हमने बाहर एक्सपोर्ट किया है प्लस फैक्टर इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं वहाँ से, तो वो हमारी क्या होगी, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, हम अपने फॉरेन में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें फार्मूलाज डिस्कस करने हैं इसके। तो फार्मूलाज के लिए हमें क्या करना होगा, अपना जीडीपी निकालना होगा, जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे जितने भी ये हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हैं, हमारे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, स्टॉक इन चेंज है और नेट एक्सपोर्ट्स हैं, जितने भी हमने यहाँ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ऐड होने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, जीडीपी एमपी होगा। वो हमारा क्या होगा, जीडीपी एमपी होगा। ठीक है, फिर हम जीडीपी एमपी में से अगर अपने किसको, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा एनडीपी एमपी। हमारे पास क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर अगर हम, मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हम अपने जीडीपी एमपी को निकालेंगे तो इन सब को, इसको 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 इसको, मतलब 1 2 3 4 और 5 इन सबको ऐड करेंगे। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5। ठीक है, वो सब कुछ हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। आई बात समझ में। अब उसके बाद सेकेंड थिंग, एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बनाने के लिए इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी
MP माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब ये बन गया हमारा NDP MP। NDP MP से NDP फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, NDP FC बनाने के लिए NDP MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ता है। किसको माइनस करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, अब इस डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, NNP FC इज इक्वल टू, देख लो ध्यान से, NNP FC इज इक्वल टू NDP FC प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड करना पड़ता है, तब हमारे पास क्या आती है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आती है। आए स्टूडेंट्स से समझ में? तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर। अब उसके बाद इसके कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो हमारी आखिरी अंतिम उपभोग होता है, उसके बाद इसमें कोई भी बनावट नहीं की जाती या फिर कुछ भी इसमें प्रोड्यूस नहीं किया जाता। और इंटरमीडिएट क्या होता है, जिसको हम दोबारा से यूज़ में लेके आ सकते हैं। ये क्या होता है, उत्पादन सीमा के बाहर होता है और ये उत्पादन सीमा के अंदर होता है। ये उपभोग या निवेश किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, मध्यवर्ती उपभोग किया जाता है। इसमें आय की गणना में इन वस्तुओं को शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। मतलब नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स का यूज़ किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है आपका, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस तो कर लेना एक बार। उसके बाद जो मैंने ये मैंने आपको बता ही दिया है फॉर्मूलाज के थ्रू, वही सारा इसका प्रोसीजर है। ठीक है, अब इसमें प्रिकॉशंस देखो, प्रिकॉशंस क्या होते हैं। प्रिकॉशंस हम क्या लेते हैं इसमें कि सकल व्यय का माप करते समय हमें डबल काउंटिंग से बचने के लिए, डबल काउंटिंग आपने प्रोडक्ट मेथड में पढ़ी थी, डबल काउंटिंग से बचने के लिए उसमें केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाता है। मतलब जो लास्ट फाइनल हमारा आउटपुट, फाइनल जो हमारे गुड्स का प्राइस होता है, इसमें सिर्फ उसी को इंक्लूड किया जाता है, ताकि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ताकि हम जो डबल काउंटिंग है उससे बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। तीसरा, पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला जो खर्चा होता है वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। चौथी, शेयर और बॉन्ड्स पे जो इसमें खर्चा किया जाता है वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। पांचवा, इसमें जो छात्रवृत्ति मतलब जो स्कॉलरशिप्स, जो पेंशन्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था एक्सपेंडिचर मेथड। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, 3 तो मेथड करने हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। कहने के लिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये सब कुछ इसमें है, लेकिन इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना। ये पूरा का पूरा आपको इसमें से सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं और एक ये लास्ट टॉपिक, सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण। क्या है इस टॉपिक का नाम, सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण। मैं इस टॉपिक को एक बार करा देती हूँ, बाकी आपके एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने कर दिया है दोबारा से एक्सप्लेन इसको। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।